हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड होंगी। तो आज के लेसन में हम स्ट्रक्ट्स की बात करने वाले हैं। स्ट्रक्ट्स या फिर स्ट्रक्चर्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब तक हमने अपने सॉलिडिटी कोर्स में जो डेटा टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि साइंड इंटीजर्स, अनसाइंड इंटीजर्स, उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब वो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स हैं जो सॉलिडिटी हमें बाय डिफॉल्ट देती है। पर हम ऐसे भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं सॉलिडिटी में जो यूजर या प्रोग्रामर खुद अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। उनमें से एक डेटा टाइप है स्ट्रक्चर्स। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? तो ये होते हैं यूजर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? यूजर डिफाइंड तो मैंने समझा दिया, क्योंकि ये जो है यूजर खुद या जो सॉलिडिटी कोड लिख रहा है प्रोग्रामर खुद अपना एक डेटा टाइप, नया डेटा टाइप क्रिएट करता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी यूज के अकॉर्डिंग। जो भी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना एक बनाता है स्ट्रक्चर। बट कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये बहुत सारे छोटे डेटा टाइप्स को जोड़ के बनता है। तो जो डेटा टाइप्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इंटीजर अवेलेबल है, स्ट्रिंग अवेलेबल है, या फिर बूलियन अवेलेबल है, तो ये डेटा टाइप जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे उन सबको जोड़कर ये एक कॉम्प्लेक्स का तरीके का डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल होता है। और ये कैसे बनता है? डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स। मतलब कि जो डेटा टाइप्स पड़े हैं हमारे पास ऑलरेडी, हम उनको यूज करके इसको बनाते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रही हूँ जिसमें कि कोर्सेज की बात हो रही है, कुछ कोर्सेज की फीस के बारे में, कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन के बारे में। ऐसा कोई हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें फ्रंट एंड में कोर्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी और बैक एंड पे हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं जिसमें सारी चीजें हमें सेव करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक कोर्स नाम की एक आइडेंटिटी चाहिए। इसको आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही। तो हम एक कोर्स नाम का एक स्ट्रक्ट बनाएंगे जो इनिशियलाइज होगा स्मॉल एस के साथ स्ट्रक्ट लिख के, और उसके फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू करके उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हमने जैसे अपने जो हमें चाहिए जो वैल्यू एट्रीब्यूट्स, वो जैसे कि इस एग्जांपल में मैं यूज कर रही हूँ एक अनसाइंड इंटीजर लेंगे जिसमें कोर्स आईडी मेंशन करेंगे जो एक नंबर होगी। तो ये स्पेसिफिकली ये होगा कि इस कोर्स की आईडी क्या है। फिर एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें हम उस कोर्स का नाम सेव करेंगे। फिर हम एक बूलियन ले सकते हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि ये जो कोर्स है ये हमारी वेबसाइट पे फ्री रहेगा या पेड कोर्स होगा, तो इज फ्री या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब हम कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल है एक स्ट्रक्चर का, एक स्ट्रक्ट का। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बार होगा ऐसा कि आपको एक एंटिटी की बात करनी है और उस एंटिटी के बहुत सारे फीचर्स होंगे, यानी उसकी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स होंगे जिसको आपको कैप्चर करने के लिए बेसिक डेटा टाइप्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे अनसाइंड इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग। पर उनको एक साथ एक जगह पे कोलैबोरेट करके रखना, ग्रुप करके रखना, उसको एक अलग नाम देना, उसको स्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है? इसीलिए स्ट्रक्ट क्या होता है? रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ग्रुप करने के लिए काम आता है। अब्स्ट्रक्ट की खासियत क्या है? इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्ट है वो एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो डिफाइन कर ही सकते हैं बाकी डेटा टाइप्स की तरह, जो बाकी स्टेट वेरिएबल्स या लोकल वेरिएबल्स हमने बनाए हैं अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम बनाते हैं वैसे तो आप बना ही सकते हो। बट स्ट्रक्ट की खासियत है कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। अब ऐसा क्यों आप करोगे? ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि अगर हमें अपनी ये वाली जो हम सॉलिडिटी फाइल बनाएंगे जिसमें हमने स्ट्रक्ट बाहर लिखा है, अगर हम ये सॉलिडिटी फाइल किसी दूसरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइल में इंपोर्ट करेंगे तो हम ये वाला स्ट्रक्ट डायरेक्टली उस स्ट्रक्ट में यूज, उस फाइल में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सॉलिडिटी फाइल बनाई a.sol में आपने एक स्ट्रक्ट a बनाया। ठीक है? अब आप एक दूसरी फाइल बना रहे हो b.sol, बट b.sol के ऊपर आपने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दी कि इंपोर्ट a.sol। तो जैसे आपने इंपोर्ट करा a.sol, उसमें आपके पास जो स्ट्रक्ट a था वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अवेलेबल हो जाता है। तो ये इसकी खासियत है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे जब हम अपना एडवांस कोर्स कर रहे होंगे, जब एडवांस चीजें लिखेंगे कि इसका क्या यूटिलिटी है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि ये इनसाइड के कॉन्ट्रैक्ट के भी डिफाइन हो सकता है और आउटसाइड भी। चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रक्ट इनिशियलाइज कैसे हो सकता है। तो स्ट्रक्ट्स को इनिशियलाइज करने के तीन तरीके हैं। एक तो इसको हम फंक्शन की तरह सिंपल कॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है। कोर्स मैंने जो बनाया उसको एक फंक्शन की तरह लिखा, राउंड ब्रैकेट में मैंने सारी वैल्यूज पास कर दी। ये वैल्यूज ऑर्डर में पास होंगी जिस वैल्यूज आपने उसको डिफाइन की थी। सबसे पहले आईडी पास होगी, फिर नेम और फिर बूलियन। तो सिंपल है बिल्कुल, इसको फंक्शन की तरह आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो।
सेकंड मेथड होता है की वैल्यू मैपिंग। तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा और कोड को बढ़ा देता है, बट इससे हमारा कोड जो है ज्यादा रीडेबल हो जाता है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा सीधा सीधा ऊपर वाली लाइन पढ़ के कि ये क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड तरीके से वो अच्छे से समझ आ जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, कोर्स के बाद राउंड ब्रैकेट में एक करली ब्रैकेट लिखते हैं और उसमें हम सारी कीज मेंशन करते हैं, जैसे कोर्स आईडी मेंशन करते हैं, कोर्स नेम, और इज फ्री है कि नहीं है ये मेंशन करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज इसमें मेंशन होती है। तीसरा तरीका है कि हम पहले एक एम्प्टी स्ट्रक्ट बना लेते हैं और वैल्यूज जो है बाद में उसको असाइन करते हैं जब भी जरूरत होती है, फंक्शंस के थ्रू डायनेमिकली। मतलब हो सकता है वैल्यू कहीं फ्रंट एंड से आ रही हो, यूजर टाइप कर रहा हो या कुछ भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिर्फ ऐसे देखिए, कोर्स मेमोरी सी। अब मेमोरी क्या है, मेमोरी हम उसको बताते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्ट है उसको मेमोरी में स्टोर करके रखो। स्ट्रक्ट्स के केस में ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको कुछ मेंशन करना पड़ता है कि मेमोरी या स्टोरेज या कुछ भी, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हमने बता दिया कि कोर्स की कोर्स आईडी ये है, कोर्स का जब भी फंक्शन में जब भी कभी यूज करेंगे तो हम इस तरीके से इसको रेफर कर सकते हैं कि हमारा सी, हमने कोर्स का टाइप बनाया है सी, तो सी सोर्स कोर्स आईडी, सी डॉट कोर्स नेम, और सी डॉट इज फ्री इज ट्रू। तो ऐसे करके, तो ये सारी चीजें हम अपने रिमिक्स कोड में लिखेंगे, उससे ज्यादा समझ में आएंगी, बट अभी के लिए बस जान लीजिए कि ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपने स्ट्रक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रिमिक्स आईडी में इसको लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें रिमिक्स आईडी में मैंने ये कोड, बॉयलर प्लेट कोड थोड़ा सा लिख रखा है ऑलरेडी अपने लिए, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पहले लाइसेंसर की लाइन लिखी है मैंने, उसके बाद सॉलिडिटी वर्जन मेंशन की है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैंने दे रखा है स्ट्रक्ट्स, ठीक है। इसके बाद अब देख लीजिए, स्ट्रक्ट मैंने डिफाइन कर रखा है, इसमें मैंने स्ट्रक्ट बनाया है कोर्स। इसमें मैंने जैसे कि एग्जांपल में बताया था, एक इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर कोर्स आईडी ली है, स्ट्रिंग ली है कोर्स नेम, और बूलियन में लिखा है इज फ्री या पेड। तो ये तो मेरा हो गया स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको। हम सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं। अगर हम कोई स्टेट वेरिएबल में लिखते थे तो सबसे पहले यहाँ पे यू इंट स्ट्रिंग लिखते थे। अब हमारे डेटा टाइप का नाम क्या है, खुद हमने डिफाइन किया है कोर्स, तो हम पहले वो नाम लिखेंगे कि किस टाइप का डेटा है। फिर हम पब्लिक विजिबिलिटी मेंशन करते हैं, जैसे कि उसमें केस में करते थे बाकी केसेस में। अब हमने अपना इस वेरिएबल को एक नाम दिया है C1, तो ये फर्स्ट तरीका है। फर्स्ट तरीके में हमने देखा था फंक्शन टाइप कॉल, मतलब हमने अपना डेटा टाइप का नाम लिख के राउंड ब्रैकेट शुरू करे और ऑर्डर वाइज पहले कोर्स आईडी, फिर नेम और बुलियन ये पास कर दिए इसको। तो इस हिसाब से हमारा C1 जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट तरीका। इसको डिप्लॉय करके देखेंगे क्या वैल्यू सेट हो रही है, बट अभी के लिए जान लीजिए ये तरीका है इसको लिखने का। सेकेंड तरीका क्या है, कोर्स पब्लिक C2, ये तो सेम ही हो गया। अब सेकंड में बस हम क्या कर रहे हैं, इसको सीधा लिखने की बजाय हम की वैल्यू टाइप में लिख रहे हैं, करली ब्रैकेट लिख के हम पहले इसमें कोर्स आईडी मेंशन कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं, फिर कोर्स नेम मेंशन करके उसको लिख रहे हैं, और फाइनली हम बूलियन वैल्यू को लिख के उसको लिख रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सारी कीज मेंशन करके फिर उसकी वैल्यूज को उसमें डाल रहे हैं। तो ये हो गया सेकंड तरीका। अब तीसरे तरीके पे आ जाते हैं, जिसमें हम एक एम्प्टी स्ट्रक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ C3 लिख दिया, ये एम्प्टी एक स्ट्रक्ट हमने यहाँ पे बना दिया। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, स्टेट वेरिएबल्स को या तो आप तुरंत उसी टाइम इनिशियलाइज करो, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड किया है। अगर आप चूज करते हो उस टाइम पे इनिशियलाइज ना करने का, तो अगर आपको बाद में उसको इनिशियलाइज करना है तो या तो आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा या फंक्शन। तो इसलिए हम इस केस में ऐसे नहीं लिख सकते। मगर मैं यहाँ पे C3 डॉट कोर्स आईडी लिखने की कोशिश करूं, देखिए कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू 1001 कुछ भी, और जैसे इसको सेव करूंगी तो एरर आ जाएगा। एरर कहता है कि यहाँ पे आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे करते जैसे आपने बाकी 2 करे हैं, बट अगर आप वहां पे नहीं कर रहे हो तो अब आपको कोई फंक्शन में इसको करना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है सेट वैल्यू, उसमें हम इनपुट ले रहे हैं आईडी का इंटीजर के फॉर्म में, स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ हमने एक मेमोरी कीवर्ड लिखा है। तो हमेशा याद रखिए, फंक्शंस में जब आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग पास होती है या यूज होती है फंक्शंस में कहीं पे भी, तो हमें ये साथ में मेमोरी कीवर्ड लिखना पड़ता है। इसका रीजन हम समझेंगे आने वाले लेसन्स में, अभी के लिए जान लीजिए स्ट्रिंग के साथ हमेशा मेमोरी लिखना पड़ता है। फिर आ गया नेम, फिर आ गया बूलियन, उसके बाद हमने इसका एक पैरामीटर पास करके हमने लिख दिया पब्लिक, और ये देखिए विजिबिलिटी पब्लिक करके कर्ली ब्रैकेट में। अब हम इस C3 को यहाँ पे रेफर करके इसमें वैल्यूज डाल रहे हैं। तो समझ सकते हैं आप कि ये फंक्शन जो है ये हमारी हो सकता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आप जो बना रहे हो, फ्रंट एंड से वैल्यूज लेके फंक्शन में पास करके उस टाइम पे सेट हो डायनेमिकली। तो ऐसा भी हो सकता है यूज केस आपका कि आपको तुरंत नहीं पता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त की क्या वैल्यूज जाएंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होगा एक्चुअली कि आप फंक्शन में वो वैल्यूज लेके उसको पास करोगे।
तो मैंने तीनों वैल्यूज उसको लेके पास कर दी। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखिए ग्रीन टिक आ गई है, तो दैट मीन्स कंपाइल तो हो गया है। अब इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। तो हम अपनी पहले वाली कोई भी इंस्टेंस है तो उसको हटाते फ्रेश डिप्लॉय करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ इसको, आई थिंक इतना ठीक है। अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। जैसे हमने इसको डिप्लॉय करी, अब देखिए सारी इंस्टेंसेस यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो C1 हमने कैसे बनाया था, सीधा फंक्शन की तरह कॉल करके। तो लेट मी सी C1 की क्या वैल्यूज आई हैं। जैसे मैंने C1 पे क्लिक किया तो मेरे पास वैल्यूज आ गई कोर्स आईडी की, स्ट्रिंग में कोर्स नेम आ गया और बुलियन में आ गया इज फ्री ट्रू। तो आप देखिए ट्रू, सॉलिडिटी और नंबर वैल्यूज सारी आ गई हैं। अब C2 चेक कर लेते हैं। C2 आप देखेंगे उसमें भी ये सारी वैल्यूज आ गई है, ये हमने की वैल्यू मैपिंग के थ्रू करा था, इसमें भी सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब C3 अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही है। सॉलिडिटी में नल का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, तो बुलियन में फॉल सेट हो गया, स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग सेट होगी, कोर्स आईडी में 0 सेट हो गई। क्यों? क्योंकि एक एम्प्टी डेटा टाइप है इस वक्त। अगर मैं इस सेट वैल्यू फंक्शन को कॉल कर दूंगी तब मेरी C3 में वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। तो सेट वैल्यू के लिए हमें इसमें पैरामीटर डालने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं 101 आईडी भेजती हूँ, सॉलिडिटी ही लिख के भेज देती हूँ कोर्स का नाम, और पेड कोर्स नहीं है, फ्री है तो ट्रू लिख देते हैं इसको। जैसे ही मैं इसको ऐसे करके सेट वैल्यू पे क्लिक करती हूँ और दोबारा C3 पे आती हूँ, आप देखिए वैल्यूज अपडेट हो गई हैं, मतलब ये फंक्शन सही चल रहा है। हमारी कोर्स की आईडी भी चेंज हो गई, कोर्स नेम आ गया और यहाँ पे बुलियन इज फ्री जो हो गया वो ट्रू हो गया। तो इस तरीके से 3 तरीकों से हम स्ट्रक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे या जो आपका यूज केस हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। स्ट्रक्ट्स बहुत यूजफुल रहेंगे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लगेगा कि स्ट्रक्ट्स की जरूरत है, क्योंकि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। तो आज के इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।